जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, रशिया ने अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 का अपग्रेडेड वेरिएंट जो है वो अनवील किया है, जबकि दुनिया भर में जो एयर पावर रेस है वो तेजी से बढ़ रही है। खासकर इंडो पैसिफिक में हम सिक्योरिटी डायनामिक्स को बहुत तेजी से शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो रशिया के नए सुखोई 57 फ्लीट में इम्प्रूव्ड सिस्टम, एडवांस वेपन्स और जो सेंसर सूट होंगे वो अमेरिका के जो F-35 है और चाइना का J-20 उसके तरह से और या उसके कंपैरिजन में कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वेरिएंट जो है वो एक्सपोर्ट हो सकता है तो इंडिया का जो डिफेंस प्लानिंग और जो फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस अपग्रेडेड वर्जन से जो जियोपॉलिटिक्स है और जो डिफेंस पार्टनरशिप्स है उसके लैंडस्केप में क्या बदलाव आ सकता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहन विश्लेषण सर से उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। Thank you, Amber. Thank you for inviting me for your show once again to your channel, and compliments to you for the type of subjects you are covering and the in-depth analysis. Very well done, and wish you all the very best. जहाँ थैंक यू तक सो मच। आपने सब्जेक्ट उठाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. इज अ सुखोई 57 अपग्रेडेड वर्जन है. ये अपग्रेडेड वर्जन is actually it has got the stealth capability जो F-35 के अंदर है. चाइना का J-20 के एयरक्राफ्ट में होता है स्टेल्थ कैपेबिलिटी. लेकिन ये जो सुखोई 57 अपग्रेडेड वर्जन, डिटेल्स आर येट टू कम, लेकिन चंद एक चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. ये बिल्कुल टाइमली है. टाइमली इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट, जेट फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं, ये धीरे धीरे एजिंग लेवल पे आते जा रहे हैं और इनका जो एट्रिशन और इन्वेंट्री से जो आउट होते जाएंगे हर 5-10 साल में, एवरी ईयर you require something between 35 to 40 jet fighters coming into the inventory. Only then the requirement will be met. आज के दिन में मीडिया के मुताबिक, ओपन सोर्स के मुताबिक 29 स्क्वाड्रन है, जबकि रिक्वायरमेंट सैंक्शनड ऑथराइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट. एक स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और 2 होता है वो ट्रेनिंग पर्पस. टोटल 18 होते हैं. तो आप इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा जरूरत से बहुत ही कम है. कम इसलिए है, मैं ये 2 फ्रंट 3 फ्रंट इसमें ना, दीज आर ऑल मिसलीडिंग. फ्रंट एक ही है. मैं कह रहा हूँ फ्रंट, लोगों को समझ में ये एक्चुअली लिसनर्स को भौरा कर देते हैं, मिसलीड करते हैं. फ्रंट आप किसकी तरफ से आप फ्रंट देखना चाहते हैं? आप अपने तरफ से फ्रंट देखना चाहते हैं या दुश्मन की तरफ से फ्रंट देखना चाहते हैं? अगर दुश्मन को देख रहे हैं, पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान इज नॉट एक्चुअली फाइटिंग. देयर इज अ चाइना बिहाइंड दिस. ठीक है नहीं? सो चाइना के तरफ से जब इसी तरह बांग्लादेश में जो भी कुछ होएगा अभी आने वाले समय में, ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, दिखावा के लिए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला जो फोर्स है वो है चाइना. तो चाइना की तरफ से जब आप फ्रंट देखते हैं, वो हमारे लिए बांग्लादेश एक फ्रंट है, पाकिस्तान एक फ्रंट है, चाइना एक फ्रंट है. लेकिन चाइना जब देखता है चेंगडू के ऊपर अगर सैटेलाइट उसका उड़ रहा है, सिंगल सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का होता है नेटवर्क, ठीक है ना, ओवरलैपिंग, इंटीग्रेटेड होता है. वो देखते हैं. समय था जब वो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे, लेकिन अभी वो ग्लोबल एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है. वो देख रहे हैं फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से लेके ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, कंप्लीट स्ट्रेच. ये एक ही स्वाथ में एक सैटेलाइट कवर नहीं कर पाएगा. मल्टीपल सैटेलाइट्स को आपको देखना, स्वाथ उनका ओवरलैप करना पड़ता है. इसको इंडो पैसिफिक कॉरिडोर बोलते हैं. इंडो पैसिफिक कॉरिडोर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, मतलब द सेंट्रलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक इज एशियन. एशियन इज द सेंट्रल कॉम्पोनेंट. तो उसका वेस्ट की तरफ, उसका ईस्ट की तरफ जो वो राउंडल बनते हैं वो अलग अलग हिस्से बनते हैं. तो एक स्वाद से एक ही फ्रंट का वो देख रहा है. और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि चाइना चेंगडू, जो कि उनका वेस्टर्न थिएटर कमांड हेडक्वार्टर है चेंगडू में, वहां से लेके रावलपिंडी जो कि आर्मी हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान का, ये 31 दिसंबर 2021 तक उन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया था.
उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि सैटेलाइट जो भी आपका इंटेलिजेंस हो, कोई सर्विलेंस का कोई भी चीज जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो चाइना सब कुछ देख के वो फीड कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एक डिप्टी चीफ साहब शायद अपना आर्टिकुलेशन, अपना लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा था कि आइज एंड ईयर्स, चाइना हैज प्रोवाइडेड द डिटेल्स through its eyes and ears. It became the eyes and ears of Pakistan during Operation Sindhu. So सारे इंफॉर्मेशन डाटा फ्लो जो है, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के बताऊंगा कि जो कोई मिसाइल अगर वो फायर करते हैं, वो मिसाइल फायर पाकिस्तान नहीं कर रहा है, उनको हुक्म दे रहा चाइना कि भाई देखो तुम्हारा टारगेट जो है लक्षद्वीप में है या मालदीव्स के पास है, उसको फलाना टारगेट एंगेज करने के लिए आपका जो प्रोजेक्टाइल है, आपका रावलपिंडी वाला नहीं, आप उधर से करिए, कहां से, नूर खान बेस में जो आपका है मिसाइल है उसको लॉन्च करो, या आप उधर से लॉन्च करिए जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है नहीं। सो इस किस्म का तो वो ऑर्डर देते हैं, एंगेजमेंट कौन कौन करेगा, कहां से करेगा और कौन सा टारगेट को करेंगे। जब आप देखते हैं चाइना की हैसियत से ये सिंगल फ्रंट हो जाता है, तो आपको मैं छोड़ता हूं आपके दर्शकों को कि आप अभी कौन सा एक फ्रंट से बात करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान और तीन, मतलब तीन फ्रंट का जो कहानी आप बोलते हो, चौथा फ्रंट तो हो गया इंडियन ओशन रीजन। सो इस तरह मैं कहूंगा कि दुश्मन के जो फ्रंट होते हैं उसकी लिहाज से आपको सोचना निहायत आवश्यक है, उसकी तैयारी अकॉर्डिंगली करना है विद इन दैट वन फ्रंट। हाँ, हमारा सब पार्ट जो हो जाता है बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग and applying ourselves from the perspective of the enemy. Enemy is China. That is all I want to say. Second thing is, ये जो Su-57 अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें एवियोनिक्स, उसमें ऑप्टिकल डिवाइसेस, उसका जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, आने वाले लड़ाई जो जितने भी होंगे हवाई जहाज का, ये पहले जैसे होता था फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इंडो पाक जैसे हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये क्यों ना कि एक दूसरे के जो फेवरेबल एयर सपोर्ट के लिए दुश्मन के इलाका में जाके डोमिनेट करके उसका एयर स्पेस को आप डोमिनेट करते हैं, तब जाके फेवरेबल एयर स्पेस होता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा एक पहलू एक लाया है वॉरफेयर, मॉडर्न वॉरफेयर में, स्टैंड ऑफ अटैक। स्टैंड ऑफ अटैक के लिए आप अपने एरिया में रह के बियॉन्ड विजुअल रेंज, और दूसरा होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ एक जोड़ा हुआ टर्मिनल बोलते हैं किल चेन। किल चेन मतलब जो हवाई जहाज से जो मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, चाहे एयर टू एयर हो, एयर टू सी हो या एयर टू ग्राउंड है, ये Su-57 अपग्रेडेड वर्जन में तीनों किस्म की ये है। जो आप ये लॉन्च करोगे, ये लॉन्चिंग कैपेबिलिटी मतलब ट्रांसपोंडर को सबसे पहले लॉक इन डाटा मिसाइल में आप लोड करके मिसाइल को लॉन्च करते हो। उसके बाद क्या होता है, जो हवाई जहाज से ये मिसाइल लॉन्च हुआ है वो टारगेट बन जाता है, दुश्मन की जो एयरफोर्स का टारगेट बन जाता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोंडर को ऑफ कर देता है। ट्रांसपोंडर जब ऑफ हो जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो रडार सिस्टम कैन डिटेक्ट ये कौन सा हवाई जहाज फायर तक किया लेकिन गया कहां। उसके बाद मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी, उसका जो दिस Su-57 upgraded version has got high maneuvering capability. It is, I'm told from the open sources, details are yet to come. This is much more better maneuverable than that of J-20 and J-35. ठीक है ना। सो एक जगह आप वो बोलते हैं ना शूट एंड स्कूट, तो फायरिंग करके वहां से हटना, चाहे आप वर्टिकल मैन्यूवर करिए, आप हॉरिजॉन्टल करो, वहां से निकलना है, वापस आना है। तो ये जो कैपेबिलिटी है Su-57 का बहुत ही। अब चौथा पॉइंट यहीं पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इसमें ट्विन पायलट। जनरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में आप सिंगल पायलट का ये होता है, इसमें ट्विन पायलट का साधन अभी जो ओपन सोर्स में आ रहा है जो डिटेल्स, वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट ट्विन पायलट की साधन हमें चाहिए, वो करके दे रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने आप F-35 का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा क्या अमेरिका? नहीं देगा। J-20 चाइना चाहे वो कुछ भी कह लें, अभी तक इट इज येट टू बी टेस्टेड, ठीक है ना। सो ये अगर रशिया दे रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के लिए हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जो मांगोगे वो दे देंगे। वो जैसे फ्रांस का हुआ है अभी रफाल वाला, इस जो कोड होता है सोर्स कोड वो चीज होता है, जैसे कि कोई हवाई जहाज कोई देश से लेते हैं तो उस हवाई जहाज में
उस देश का बनाया हुआ मिसाइल फिट करके आप दुश्मन के टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, वो एडवांस है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर से भी काफी कदम आगे जा चुका है। जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस को फायर किए हैं, तो इसी तरह हम ये सोचेंगे कि ब्रह्मोस को लोड करके उन हथियारों में जो उसका एस कोड होता है, इसी तरह Su-57 का अपग्रेडेड वर्जन का जो कोड है वो देने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉस्ट फैक्टर। एग्जैक्ट अमाउंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन रशियन कोई भी आप एरियल प्लेटफॉर्म लेते हैं, जब आप तुलना करते हैं, चाहे आप F-35 या रफाल या कोई भी किसी के साथ तुलना करते हैं, इट इज इफ नॉट मोर, it is almost, I would say, significantly less than that of the price of F-35 या F-35 तो अमेरिका के खुद के एयरफोर्स ने रिजेक्ट किया है, वो लेना नहीं चाह रहे हैं, वो ले रहे हैं F-20 जिसको बोलते हैं राफ्टर एयरक्राफ्ट है, उनके खुद का जो एयरफोर्स है F-35 ना लेके राफ्टर ले रहे हैं। वो राफ्टर क्यों नहीं दे रहे? तो ये चीज है। मैं तो कहूंगा ये एक किस्म का, आई वुड से, नॉट ओनली अ गेम चेंजर, इट इज गोइंग टू गिव अस द फोर्स मल्टीप्लाइंग कैपेबिलिटी। एंड सबसे बड़ी चीज है हिंदुस्तान में जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, उसको एक बढ़ोतरी मिलेगा, उसको आगे ले जाएगा ये कॉन्सेप्ट को। यहीं पे एक इकोसिस्टम स्टार्ट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इससे बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। और दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट कमिंग इनटू द इन्वेंट्री। सो ये देखना पड़ेगा कि ये इस स्टेज में उसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी, मैन्यूवरिंग, ये सारे चीजों को ट्रायल करके एंड उसका इफेक्टिवनेस देखा जाएगा कि कहां तक, किधर ये जाके किल चेन का जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ज्यादातर लड़ाई जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज पे किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हम एयर डिफेंस के हथियार ले रहे हैं, S-400 3 ले चुके हैं, शायद 2 अभी पेंडिंग है। 2018 को जो हमने 5.2 बिलियन या ऐसा कुछ हमने साइन किया था, 2 बैटरी अभी बाकी है, वो शायद बाय एंड ऑफ 2026 आ जाएंगे। इसके बाद हम 5 बैटरी और डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसमें S-400 के जगह यहाँ पे हिंदुस्तान में बनाने का बातचीत चल रही है। तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये आपका Su-57 सिर्फ मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से नहीं, उसका जो स्टेइंग पावर है और उसका जो ऑप्टिकल, जो बियॉन्ड विजुअल कैपेबिलिटी है, उसका रडार का कैपेबिलिटी, एआई इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म, जो हथियार आप यूज करेंगे दुश्मन के खिलाफ, ये सारे जो सेंसर एंड स्ट्राइकर, ये दोनों के बीच में जो मिलन है, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये भी इसमें है। सो ये सारे चीजों को मद्देनजर रख के आई एम वेरी श्योर जो भी प्रोक्योरमेंट कमिटी है, इसके बारे में सलाह मशुरा करके, गहराई में जाके, तुलना करके, हर एक चीज को इवैल्यूएट करने के बाद इसमें आगे जाने में मेरे ख्याल से भारत को ही फायदा होगा। बिकॉज रशिया हैज बीन एवरग्रीन काइंड ऑफ अ पार्टनर, स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड स्पेशल रिलेशनशिप पार्टनरशिप उनके साथ है। तो इसमें हमें फायदा ही फायदा मिलने जा रहा है। दूसरी बात इसके साथ जुड़ा हुआ है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में अभी जो नया चाल चला है, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, ये जो जमायती इलेक्शन हुआ है, इसमें बीएनपी हैज कम टू पावर। अभी हिंदुस्तान को ये चीज को देखना पड़ेगा कि परिस्थिति को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास काबिलियत होने के बावजूद भी चंद एक चीजें होते हैं, यू हैव टू लेट इट गो। सो लेट बीएनपी कैरी ऑन, लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट स्टेज। जमायती हैज कम टू पावर, हमें मालूम है ये वही जमायती है जो कि लिबरेशन मूवमेंट पे ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान उन्होंने 3 मिलियन बांग्लादेश, वही सेम जमाती है सर, सेम जमाती, करेक्ट। और उन्होंने 250,000 लोगों को, उनके औरतों को, उनके लड़कियों को रेप किया है, लिंच किया है, पिलेजिंग किया है, सब कुछ करके ये वही जमायती है। उनको आपने फ्री फॉर ऑल दे दिया, ओपन स्पेस। You are trying to actually realign them, you are legitimizing them to mainstream in the political activity. अगर ये मंजूर है बांग्लादेशियों को, I have nothing to say, but India has to be mindful about the thing. शेख हसीना मेरे विचार के मुताबिक एक्स्ट्राडाइट नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल क्लॉज का हमें एडवांटेज लेके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो है, पानी का डिस्प्यूट है, तीस्ता नदी,
इसी तरह चाइना बना रहा है कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चिttagong ट्रैक के पास, जो शेख हसीना के टाइम में वो एश्योर किए थे हिंदुस्तान को मिलेगा। या और अभी टर्की इज मेकिंग अनदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। प्लस बांग्लादेश एक डायरेक्टली बात कर रहा है चाइना के साथ। J10C जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रिपोर्टेडली दे हैड यूज्ड इट, उसमें PL-15E जो मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, वो उसको इस्तेमाल किया गया है। उसके चंद एक मिसाइल हमारे पास मिसफायर हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर आके गिरे हैं, और इसके साथ डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं। काफी सारे डेलीगेशन चाइना में जाके बातचीत करके आ रखे हैं। वो डायरेक्ट वहां से खरीदना चाहता है, और यूएसए इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है। यूएसए चाहता है कि साउथ एशिया में जो देश हैं, अगर हथियार खरीदना है, आज के दिन में बांग्लादेश का 83% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से खरीद रहे हैं। ऑल्दो मीडिया ओपन सोर्स जो है जगह जगह उसको 72% दिखाते हैं, लेकिन 2020 और 2026 के बीच में अगर आप इसको इवेल्युएट करते हैं, ये करीब 82 to 83%। उनका नेवी का 3 डायमेंशनल एक फोर्स बनाने जा रहा है। हर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, देयर आर नो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश इन द वर्ल्ड जिनका नेवी एक 3 डायमेंशनल फोर्स बना रहा है। उनका एक जगह का नाम है केबुआ। केबुआ में एक सबमरीन डॉकयार्ड एक बन चुका है। चाइना का ऑलरेडी सबमरीन इज ऑलरेडी देयर। एक कुतुबदिया जगह का नाम है। और इसी तरह उन्होंने $38 बिलियन जो है कमिट किया था 2015 के आसपास, आउट ऑफ विच $20 बिलियन हैज ऑलरेडी नियरली क्लोज टू 20 बिलियन उसका पद्मा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया है, रेलवे लाइन, जो नेशनल हाईवे, हाइडल पावर, अलग अलग किस्म की। एसीजेड बना रहे हैं। उनका जो गैस है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में 60 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस है। वहां से पाइपलाइन बिछा रहे हैं टू रखाइने प्रोविंस। रखाइने प्रोविंस के साथ साथ उनका जो बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ, रखाइने के साथ जाके वो काचिन की तरफ, फिर रूली से सिचुआन और यूनान प्रोविंस, ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए से ये गैस को हार्नेस करना चाहते हैं और सप्लाई करना चाहते हैं। प्लस काफी सारे पैसा उन्होंने खर्चा किया। हाँ, सो मच सो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है ढाका में, ये स्टॉक एक्सचेंज को उनका जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, बाय बिडिंग सिस्टम दे आउटबिडेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ढाका। प्लस कोई भी ट्रेनिंग एक्टिविटी या कोई उनका ऑपरेशनल एक्टिविटी कुछ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज आर द फ्रीबीज दे आर गिविंग टू बांग्लादेश। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। आज वो रोहिंग्या ब्रदरहुड अलायंस वहां पे है। लश्कर तोयबा 30 जनवरी को लैंड किए हैं। 30 या 40 लोग एक फ्लाइट कराची से मूव किए थे। वो उसमें से आपका फास्ट शूटर्स हैं, आईडी चलाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रंगपुर डिवीजन में जमायती डोमिनेंट सबसे ज्यादा जीते हैं ये रंगपुर डिवीजन, विच इज वेरी क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और वहां पे जो लाल मुनीर हाट है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एयर स्ट्रिप था, उसको डेवलप करने के लिए चाइना पैसा दे रहा है। आईएसआई के थ्रू एक वेंडर, पाकिस्तान का वेंडर उसको डेवलप कर रहे हैं। एयर डिफेंस गन्स उधर एम्प्लेसमेंट बनाया जा रहा है, और उनका हवाई जहाज जो है वहां पे स्टोर करने के लिए हैंगर्स कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो ये सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अलकायदा क्या कर रहा है, आईसिस क्या कर रहे हैं, हमास भी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह का रिपोर्ट आ रहा है कि उनको भी फुटप्रिंट बढ़ती जा रही है। हथियार, एम्युनिशन, ये सारे चीजें देते जा रहे हैं। टर्की जो है डिफेंस प्रोडक्शन में वो ड्रोन्स बना रहे हैं, अलग अलग ड्रोन्स। चाइना इसी तरह वो डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहता है। हिंदुस्तान को नेविगेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है, ये बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करके हमें लेवरेजेस क्रिएट करना पड़ेगा। वो चावल खरीदते हैं हमसे, हरी मिर्च के बिना वो खाना नहीं खा सकते हैं, वो बंगाली है। तो इसीलिए आप पानी या आपका जो ट्रेड में आपको देखना पड़ेगा। आपका जो मेडिकल टूरिज्म है, लोग आके मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ से लेके जा रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। तो बोलते तो है कि 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, तीनों कार्डिनल डायरेक्शन से हम घेर रखे हैं, और एक जो है सी की तरफ, दरिया की तरफ वो खुला है। लेकिन यहाँ पे हमें लेवरेजेस आइडेंटिफाई करके जो नेगोशिएट करना है उसको डेफ्ट हैंडलिंग करना पड़ेगा, तब जाके बांग्लादेश को आप काबू में रख सकते हैं। नहीं तो वहां पे 3 कॉम्पिटिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक है
अमेरिका, दूसरा है चाइना, और अमेरिका काफी लेट आया है लेकिन बेटर लेट देन नेवर, और तीसरा है जो इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट पावर है जो वहां पे शरिया लॉ फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका रेफरेंडम ऑलरेडी यस 77% वोट से जीते हैं। तो रेफरेंडम में जो चीजें लिखे हैं, मेरे को तो एक चीज पसंद आया कि आज के दिन में उनका लोअर हाउस, एक हाउस है पार्लियामेंट, दे वांट टू क्रिएट बाई कैमरल सिस्टम, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। एक मेरे को ढंग का लगा, बाकी जो है they had 164 points. Out of 164 points, 84 points were shortlisted. They were all included in the referendum. Referendum इस तरफ नहीं होता है. You don't have multiple points. You have only one agenda, one point in the referendum. So you can call it as referenda. Means multiple issues have been taken from the people. He was to protect himself in future. हो सकता है ये प्रेसिडेंट बन जाए, हो सकता है कि इस्लामिक रूल। तो भारत को देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना है। जो ट्राइलेटरल हाईवे है बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड का जो है 1700 किलोमीटर्स, आउट ऑफ 1700 किलोमीटर्स अभी 170 किलोमीटर्स इज पेंडिंग इन म्यांमार फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मोरे। मोरे से लेके आगे जाता है उनका कैपिटल तक 170 किलोमीटर रोड को डेवलप करना है। ये करने के बाद इसको किस तरह कामयाब किया जा सकता है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। प्लस बांग्लादेश इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक, बांग्लादेश ऑल्सो इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। तो ये चीजें हमें मद्देनजर रख के उनको साथ में लेके चलना है और आगे की तरफ बढ़ना है बाय डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, बाय डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये हिंदुस्तान को, दे वांट टू ड्रैग हिंदुस्तान इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, इससे दूर रहना निहाती आवश्यक है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में हम चले जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, जीडीपी बाय 2047 या अर्लियर, और जो पर कैपिटा इनकम आज के दिन में करीब करीब 3000 यूएस डॉलर है, उसको बढ़ा के 14,000 टू 20,000 यूएस डॉलर 2047 तक पहुंचने का जो टारगेट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बस ये मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। इसके साथ अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। सर, मैं चाइना को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव आया है और अब तक हमने देखा था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी स्ट्रांग रहा है। अब इतने बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद चाइना का क्या इन्फ्लुएंस सर अब नजर आएगा? क्या वो कम होगा? किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, फर्स्टली द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग मीन्स आपका जो स्पेसिफिक सवाल है, यस, शॉर्ट में इतना कहूंगा, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी चलती रही है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। चाइना पिछले 30 साल नहीं, मैं तो 2004 से अगर आप स्टडी करेंगे, इफ यू जॉइन द डॉट्स, 2004 से लेके 2026 22 साल तक ये बांग्लादेश में पैसा डालते जा रहा है, इन्वेस्ट करते जा रहा है। इट इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। डिपेंडेंसी ऑफ बांग्लादेश ऑन चाइना इज फार ग्रेटर। जैसे लैटिन अमेरिका का वेनेजुएला में क्यों अटैक किया उन्होंने, ठीक है ना, वो चाहे आप रेजिम चेंज कहो या ना कहो, सेम रेजिम इज कैरिंग ऑन अंडर द लीडरशिप ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगे, ठीक है ना, रेजिम तो सेम ही है, लेकिन उन्होंने टाइप ऑफ गवर्नेंस को चेंज करने लगे हैं। अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश में ऑलरेडी जितने कन्विक्ट हैं, अभी जमायती को मेन स्ट्रीम में ला रहे हो, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया आपने, है कि नहीं। जो वो आईसीसी में ट्रायल हो रहा था, बिना मतलब पॉलिटिकल विक्टिम बना दिया किसको, शेख हसीना को। 15 साल कम से कम वो स्टेबिलिटी तो दिए थे। तो अमेरिका का ये गेम प्लान है, रेजिम चेंज करके ये डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो एसेंस सेंट्रल पॉइंट ये है कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा या खोना नहीं चाहेगा। ये उसी का ही एक पहलू है। अमेरिका है सडनली वोकन अप कि इनका जो डोमिनेंस, वो जो कॉन्सेप्ट क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका, अगर उनका डोमिनेंस चारों तरफ नहीं रहेगा, डॉलर का डोमिनेंस नहीं रहेगा, धीरे धीरे चाइना उनको खाते जाएगा, है कि नहीं। तो आज के दिन में चाइना का देखो ना कि इकोनॉमिक डोमिनेंस, वो कह रहे हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स वॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर वे बैक इन कोल्ड वॉर 1.0, लेकिन अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जियो इकोनॉमिक्स। चाइना कह रहा है कि दे विल विन विदाउट फाइटिंग अ वॉर, ठीक है ना, बाय द मेथड ऑफ जियो इकोनॉमिक्स।
जैसे 70s में ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के जो कंट्री वेस्ट यूरोप एंड अमेरिका एंड कनाडा, इनका डोमिनेंस होता था मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड। आज अगर देखेंगे 193 में से 120 कंट्रीज के साथ ये चाइना ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड सरप्लस, ट्रेड इज इन फेवर ऑफ चाइना। ठीक है ना। सो आप आज के दिन में देखेंगे कोई भी देश में, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंडिया, चाइना इज एक्चुअली डोमिनेटिंग बाय लिव्स एंड बाउंड्स in trade, in technology, and also I would say to large an extent issues which are related to the technical innovations. For example, डीप सीक जो 20 जनवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया, ये डीप सीक जो है काफी पहले उन्होंने इनोवेट कर लिया था, डेवलप कर लिया था, लेकिन अनाउंस किया 20 जनवरी को टू टेल ट्रम्प कि भाई ये देख लो, आप आ रहे हो प्रेसिडेंट बन के, ये जो आपका एनवीडिया का नाम लेते हो, आप चैट जीपीटी बोलते रहते हो, यस जीपीटी या जो भी आप कह रहे हो, उससे बेहतरीन, इट इज नॉट हाफ, 1/4 द कॉस्ट ऑफ द जीपीटी और वट एवर यू कॉल इट, डीप सीक they have produced, and it has been produced by a student. Look at the capability. So that's what they want to prove a point, just to tell the people. And also 9th of April, don't forget, 9th April 2025 को उनका डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पूरा पब्लिक मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि देयर इज ओनली वन कंट्री विच कैन डिस्ट्रॉय ऑल द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। 11 हैं यूएसए के पास, 11 के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने का काबिलियत है बाय हाइपोसोनिक मिसाइल्स विद इन 20 मिनट्स, चाहे कितने भी रिमोट एरिया में हो, 20 मिनट के अंदर उनकी कैपेबिलिटी है। और ये भी कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन कंट्री, लगातार उनका जो सिमुलेटेड वॉर गेम होता है, तर्क वितर्क करते हैं ताकि जो कमियों को दूर किया जा सकता है, एक देश है जो उनको लगातार हराता आ रहा है। अभी तक हम देखे नहीं हैं, लेकिन टेक्निकली और साइंटिफिकली जो उनका जो वॉर गेम होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, तो उसमें यह आ रहा है कि एक ही देश है जो हरा रहा है। कौन है वो देश? वो है चाइना। ठीक है नहीं, ये कौन बोला है? डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं। अब पहली बार देखो ना, कंप्लीट उनका जो इंडिपेंडेंट अमेरिका के हिस्ट्री में सारे जो जहां पे डिप्लॉयड हैं ग्लोबली, सारे ऑफिसर्स कमांडर्स को इकट्ठा बुला के उन्होंने ब्रीफिंग किया था। ऐसा कभी हुआ है अमेरिका में? क्योंकि ये एक 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 रिपल नहीं, एक झटके के साथ सबको बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जग जाओ, वेक अप, दिस इज अ वेक अप कॉल एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। सो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के जब आप कहते हैं ये पॉइंट कि चाइना का पेनिट्रेशन इतना गहरा हो रखा है बांग्लादेश में, क्या यह संभव होगा अमेरिका को उसको पुश बैक करने का? ये इशू इज नॉट अबाउट संभव होगा या नहीं होगा, इशू इज क्या अमेरिका अपने आप को सुपर पावर की जो पावर और सुप्रीमेसी को अटेन करके रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है। अगर रखना चाहता है तो अमेरिका के सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। इट हैज टू कंटेन, काउंटर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर कंटेस्टेशन। तीनों चीजों को उसको करना पड़ेगा। कंटेस्टेशन विल पर से टेक अमेरिका थ्रू अ कॉम्पिटिटिव फेज। फ्रॉम कॉम्पिटिशन it may become, containment, you counter में आपको competition करना पड़ता है, thereafter you come to the stage of contestation, it may lead to conflict also। यही तो कहते हैं थ्यूसिडाइड का जो फिलोसॉफी है, जो ग्रीक का जो उनका जो हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा था, और इसी चीज को प्रोफेसर एलिसन है, अमेरिका का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करके पिछले 500 साल का जो स्टडी किया है, उन्होंने 16 लड़ाई उन्होंने नैरो डाउन किए हैं। 16 में से 12 लड़ाई है जो इसी के वजह से को कहते हैं कि नो accomplished or established power will allow any rising power to come anywhere close to its footing। और इसी के वजह से सारे लड़ाई हुए हैं, और सारे लड़ाई में जो खतरनाक भयानक लड़ाई जो 11-12 लड़ाई है वो हुए हैं। तो अभी अगर होना है तो ये चाइना और अमेरिका के खिलाफ ये लड़ाई होने का संभावना हो सकता है। लेकिन अमेरिका का धीरे धीरे डिपेंडेंसी, चाहे आप कॉर्न की बात करिए, सोयाबीन की बात करिए, आप रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करिए, जो मिनरल होता है, इसको वेपनाइज करते जा रहा है चाइना। ठीक है ना। सो इसी की वजह से अमेरिका हैज टू प्ले इट्स कार्ड इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर। फॉर द फर्स्ट टाइम सच अ ह्यूज जंप
फ्रॉम $865 बिलियन उनका डिफेंस बजट, वहां से जंप करके, मतलब टोटल आ रहा है एक्चुअली 947 अगर मिलाएंगे आप, तो ये जंप करके $1.5 ट्रिलियन, $1.5 trillion annual defense budget of USA is this. It has been already been projected. The Congress should be approving it anytime. या हो चुका होगा by now. That is the kind of expenditure USA is going in for. It's already in serious debt. $38 trillion का डेट चल रहा है. इसका मीनिंग यह है कि उनका इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए 1 ट्रिलियन की जरूरत है, देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन की जरूरत है, लेकिन उनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा 4 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन उधर डेफिशिएंट, 1 ट्रिलियन इधर, 3 प्लस डिफेंस बजट आपका बढ़ती जा रही है. तो ये चीजों को मद्देनजर रखेंगे. इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है. दे हैव टू पुश बैक चाइना and therefore it may lead to a kind of a confrontation or contestation between two forces. Maybe in times ahead Bangladesh may become a battleground for two strategic rivals. They may actually come face to face through a proxy, because 21st century नहीं, जब भी सुपर पावर्स की लड़ाई होती है ये थ्रू प्रॉक्सीज करते हैं. जैसे ईरान एक यूक्रेन हैज बिकम अ प्रॉक्सी. अभी नाउ you will see Gaza is already another proxy. So these are proxies. Pakistan is a proxy for China as also for US. Bangladesh may become a proxy. The strategic rivalry will continue. There also one of the hidden aim and objective is not to allow India to become second China. This has to be understood. क्योंकि इस अभी जिस रेट पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, 7.6, 7.7 या 7.4 रेट ऑफ ग्रोथ है, पिछले से पिछले क्वार्टर 8.2% था. इस स्पीड पे अगर हम चलते जाएंगे तो 30 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन से ज्यादा हासिल करने का काफी संभव है बाय 2047. तो ये नहीं चाह रहे कि इतने जल्दी बाय दिस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, द इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि 2038 तक पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया वुड ओवरटेक यूएसए बाय 2038. आज के दिन में पीपीपी टर्म्स में हमारा है 17.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यूएस का है 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर. 2038 तक ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये बढ़ के ये करीब 35 to 40 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी टर्म्स, परचेसिंग पावर पैरिटी के मुताबिक बनने का काफी उम्मीद रखते हैं और संभावना है. तो इस हालत में अमेरिका जो है इट हैज टू प्ले कार्ड्स. प्लस पहले भी आपके चैनल के जरिए से मैं बता रखा हूं, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मीन्स वो उनका जो फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर है, जो चेयरपर्सन है, वो टाइम टू टाइम एक चीज को वो रिपीट करते गए हैं. बोलते कि अमेरिका रिक्वायर स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ. अब वेल्थ कहां से आएगा? तो इसलिए CIA हो, जितने डिप्लोमेटिक मिशन इधर उधर हो, उनको एक हिडन ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि जहां से तेल, क्योंकि ऑयल का मार्केट आज के दिन में विश्व में 2.1 ट्रिलियन टू 2.6 ट्रिलियन का मार्केट है. आपका डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्ट जहां पे बेच सकते हो, जैसे बांग्लादेश को उन्होंने बोल दिया है कि भाई डिफेंस प्रोडक्ट तो आपको हमसे लेना पड़ेगा. पाकिस्तान को भी उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दे चुके हैं कि चाइना छोड़ो, आप हमसे लो, और हिंदुस्तान के ऊपर वो दबाव डालते जाएंगे. इसी तरह हिंदुस्तान हैज टू टेक ए कॉल कि मेजर प्रोजेक्ट जो हैं क्या आप अमेरिका इज अनरिलायबल पार्टनर उससे लेना चाहेंगे, या एट अ लेसर कॉस्ट मोर डिपेंडेबल पार्टनर जो है रशिया जैसा है, फ्रांस जैसा है, उनसे लेना चाहोगे. आई थिंक इन माय ओपिनियन इंडिया इज टेकिंग द राइट स्टेप एंड इन द राइट डायरेक्शन. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर. इस पूरे जो इतना इम्पोर्टेंट या अपडेट था उसको समझाने के लिए, और आई एम श्योर दर्शकों को बहुत आसानी से ये पूरा कॉम्प्लेक्स इश्यू समझ में आया. उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच. थैंक यू.